यहाँ हिमालय की गोद में हम लोग माझी नदी के किनारे बैठे हुए हैं। आज सुबह हम लोगों ने बादलों को देखा है, नदी की धारा को देखा है, हरे भरे पेड़ों को देखा है। इन बाहर की प्रकृति को साथ साथ देखते हुए इस कार्यशाला का हम शुभारंभ करते हैं, जिसका हमने शीर्षक लिया है स्वयं को देखने की कला। आप सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ इस आने वाले एक सप्ताह में चलने के लिए राजी हुए हैं। और ये आने वाले एक सप्ताह में हम लोग साथ साथ चलते हुए खुद को देखने की कला को सीखेंगे, प्रयोग करेंगे, फिर जीवन जो होना है सो हो। पिछली सदी में 2 प्रयोग हुए हैं जो मेरे संज्ञान में हैं, जिसमें एक प्रयोग हुआ सीधे ध्यान का और दूसरा जो प्रयोग हुआ वह भी ध्यान का ही प्रयोग था, पर वो सीधे ध्यान का प्रयोग नहीं था। वह अपरोक्ष रूप से ध्यान का प्रयोग था। उसमें भी ध्यान की ही खोज की गई, ध्यान को ही जीवन में उतारने का यत्न किया गया, लेकिन वो सीधा प्रयोग नहीं था। दोनों के अपने अच्छे बुरे प्रभाव पड़े, दोनों की अपनी सफलताएं असफलताएं हुई, वो हमारे सामने है हम सब लोगों के। दूसरी जो चीज पिछली सदी में प्रयोग में हुई वो था एक समूह का साथ में चलने का। एक बहुत बड़ा समूह साथ साथ चला इस ध्यान के प्रयोग को लेकर के, जिसमें यह मंशा थी कि बहुत सारे लोग अगर एक ही धारा में एक साथ आगे बढ़ते हैं तो उन सब की जो ऊर्जा है, जो उनका साथ है, जो उनका अन्वेषण है, वो एक साथ आगे बढ़ता है और सभी व्यक्ति एक दूसरे के लिए सहयोगी हो जाते हैं। दूसरी जो धारा थी उसने साथ को बिल्कुल नकार दिया। उसने बिल्कुल अकेले चलने को लेकर के ही महत्व दिया। तो अब तक के जो अनुभव के रूप में हमारे पास है उसमें इन दोनों धाराओं का अनुभव है। अब आने वाले एक सप्ताह में हम लोग जो प्रयोग करेंगे उसमें इन दोनों धाराओं से जो हमें सीख मिली है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात है कि साथ चलने का क्या अर्थ होता है। साथ चलने से हम जिसके साथ में रहते हैं उसकी जो जीवन धारा है वह कहीं न कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम जिसकी संगत में रहते हैं वह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जिससे बच के रहते हैं वह भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो यदि हम साथ साथ प्रकृति को देख रहे हैं तो अपेक्षाकृत अकेले जाने में, अकेले देखने में सिर्फ थोड़ी सहजता हो जाती है अगर कई मित्र एक ही चीज में साथ साथ आगे चल रहे हैं। कई मित्र एक साथ अगर भोजन कर रहे हैं और वो इस भाव से भोजन कर रहे हैं जिसमें कृतज्ञता हो, तो थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर, जिसको नहीं भी पता है, उसके अंदर थोड़ी कृतज्ञता का भाव फैलना शुरू हो जाता है। थोड़ा और हम भीतर चलते हैं, जब हम स्वयं को देख रहे हैं उसमें अगर कई मित्र साथ हैं तो उसमें थोड़ा जरूर सहयोग हो जाता है कि हम अपने को देखने में थोड़ा समर्थ हो सके। अकेले चलने का क्या
क्या आशय है कि यदि हम अकेले चल रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति का वह पक्ष हमको प्रभावित नहीं करता है जो कि दूसरे व्यक्ति की धारा के प्रतिकूल हमारी धारा को प्रभावित करे। यदि मैं अपने को देखने चल रहा हूं और मेरे आसपास सारे लोग जो हैं वे हमेशा दूसरे को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा का, उनके भाव का, उनकी यात्रा का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि हमें बहुत मुश्किल हो जाए। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा इस अपने एक सप्ताह की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने एक बात हमारी चर्चा में सामने आई थी कि हम अभ्यस्त हैं हमेशा दूसरे को देखने के लिए, बाहर देखने के लिए। और उस तरीके के जीवन ने हमारे जीवन को छलनी कर दिया है, लुहुलुहान कर दिया है। हम सब लोग कितने भी मुस्कुराते हुए रहें, कितना भी ऐसे दिखावा करें कि हमारे जीवन में सब कुछ सही है, पर भीतर हम जानते ही रहते हैं कि भीतर कुछ भी सही नहीं है। भीतर सब चीजें अस्त व्यस्त हैं, सब कुछ दुख से, पीड़ा से, संताप से घिरा हुआ है। कहीं न कहीं हमको इस बात का एहसास रहता है, अगर हम जरा सा भी संवेदनशील हैं, कि हमारा जीवन दुख है। तो हमारी चर्चा में यह बात आई थी कि यदि बाहर देखना दुख के जीवन को निर्मित करता है, तो क्यों न एक बार पता लगा लिया जाए कि वह जो भीतर देखना है वह क्या है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो प्रक्रिया बाहर को देखने में इस्तेमाल होती है, वह प्रक्रिया भीतर देखने में इस्तेमाल नहीं होती है। बाहर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, झट से उसके विषय में एक धारणा बना लेते हैं, एक आकलन कर लेते हैं, एक अनुमान उसके विषय में लगा लेते हैं, इसके आधार पर व्यवहार करते हैं। उस प्रक्रिया से हम खूब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब भीतर जब देखने की बात आती है तो वह प्रक्रिया निश्चित रूप से उल्टी होगी, यानी कि बाहर जो व्यक्ति है वो सिर्फ हमारे लिए दर्पण है, सिर्फ आईना है। उसके माध्यम से मुझे अपने विषय में, अपने अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या हूं, उसका पता चलता है। तो इन आने वाले दिनों में पहली बात कि हम साथ साथ चल रहे हैं, और दूसरी बात कि हम अकेले हैं। साथ साथ इस तरह चल रहे हैं, एक सामूहिक जिम्मेदारी की तरह, कि जब भी हम कोई यहाँ पर काम करते हैं तो इतने बोझ से भरें, इतनी जिम्मेदारी से भरें कि वह चीज सभी व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली है। विचार प्रभावित करने वाले हैं, हमारे भाव प्रभावित करने वाले हैं, हम जो सोच समझ रहे हैं वो उससे दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हम देखने का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वह प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ने वाला है दूसरे के ऊपर। अगर हम सामने हमारे जो साथी प्रतिभागी हैं उनको हम दर्पण बना करके नहीं चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी पुरानी धारा है वो उनको भी पीछे खींचेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी जागरूक हैं, हम अपने को देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो हम एक दूसरे के लिए सहयोगी हो जाएंगे। तो पिछली सदी के
जो चीज़ें थी उसमें से एक यह चीज़ सीखने जैसी है कि हम थोड़ा जिम्मेदारी के बोझ से भरे साथ साथ चलें, और जब आप जो चीज़ आप बांटते हैं वही चीज़ आपके पास लौट करके आती है। अगर आप बेहोशी बांटेंगे तो बेहोशी लौट करके आएगी, अगर आप होश बांटेंगे तो होश लौट करके आएगा। यह निज जिम्मेदारी है। और अकेले चलने की जो पिछली सदी के प्रयोगों में से सीखने वाली बात है वह है कि यहाँ पे दूसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं। यहाँ पे हम 8-9 लोग जो हैं कौशल्या जी को शामिल करते हुए, वो सब मेरे अलावा दर्पण है। मेरे भावों में जो आता है, मुझे जो अनुभव हो रहा है, मेरे जो विचार में आ रहा है, वह सब सामने वाले के माध्यम से मेरे अंदर जो था वही उभर करके आ रहा है। तो यह चीज स्पष्ट रूप से हम लोग अपने अंदर बिठा लें, रख लें कि हमको इस पूरे एक सप्ताह में कैसे चलना है, कैसे करना है। हम जीवन को कोई छांट करके अलग कोई प्रयोग नहीं कर रहे। ये थोड़ी देर हमने ध्यान किया और बाकी में फिर वापस पुराने ही ढर्रे पे लग गए। यह आपकी अपनी निज जिम्मेदारी है कि जब आप बात कर रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं, जब आप खा पी रहे हैं, जब आप देख रहे हैं किसी को, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें भीतर अवलोकन है या नहीं। आप अपने अंदर यह इस सवाल के साथ हम लोग चल रहे हैं कि जिसमें बेहोशी का पता लगाया जा रहा है, बेहोशी के प्रति जागरण हो रहा है, या फिर वही पुराना ढर्रा, कल तक घर रहते थे आज एक नई जगह आए हैं, यहाँ पर भी वो पुराना ही ढर्रा हमको घेर ले, हमको फिर से अपने पुराने ही चंगुल में रख ले। तो दो चार चीजें जो महत्वपूर्ण है उसमें एक तो है कि फोन का जितना कम से कम प्रयोग हो उतना अच्छा, खास करके जब हम लोग प्रकृति के सानिध्य में हैं, प्रकृति के साथ सरोकार कर रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फोन का न इस्तेमाल करें तो अच्छा। कोई बाध्यता नहीं है किसी के ऊपर, यह आपकी जिम्मेदारी है। जब हम भोजन कर रहे हैं तो न के बराबर फोन का प्रयोग किया जाए। जब हम यहाँ बैठे हैं तो फोन बिल्कुल भी बाहर ही रख दें। और खाने के समय हम सब लोग साथ साथ खाएं, क्योंकि जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो भी हम कर रहे हैं उसका असर पड़ रहा है। हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे स्वाद ले रहे हैं, उन सारी चीज़ों का हमारे अपने जीवन पर तो असर पड़ ही रहा है, हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो दोनों ही तरीके से जिम्मेदारी आपके सामने है। एक साथ साथ चलने की का भी उत्तरदायित्व है आपका, हम सब का बराबर उत्तरदायित्व है, और अकेले निज का भी उतना ही उत्तरदायित्व है। हम सब साथ भी हैं और अकेले भी हैं। रोज के कार्यक्रम की हम लोग नियमित रूप से ग्रुप में शेयरिंग कर लिया करेंगे। और जो आज का जो हम लोगों ने इस पूरी कार्यशाला का शीर्षक लिया है उस पर अब थोड़ी आगे बात करते हैं। पिछले वर्कशॉप में थोड़ा सा इस पर हम लोगों ने बात की थी, कई मित्र उस वर्कशॉप में भी थे, तो उस चीज़ को मैं फिर से ताज़ा करना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर मुझे उम्मीद है कि इस पूरे एक सप्ताह जो पिछले ऑनलाइन वर्कशॉप में हम लोगों ने बातचीत की थी उसके साथ हम लोग रहे होंगे। और यहाँ पे उस रहने के साथ साथ जो भी कुछ सामने आया है, जो भी कुछ बाधाएं आई हैं या जो कुछ सहारे मिले हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है कि हम स्वयं को क्यों देखें, क्या औचित्य है? जीवन तो जैसा है बहुत आराम से चल रहा है, कोई ऐसी तो बात नहीं है कि अगर हम स्वयं को नहीं देखते हैं तो कोई विघ्न पड़ने वाला है, कोई ट्रेन छूटने वाली है। इतने सारे अरबों लोग इस दुनिया में रहते हैं, सब तो नहीं खुद की तरफ देख रहे हैं। फिर ऐसा क्या है कि हम यहाँ इतनी दूर आकर के, इतना यत्न करके, किसी तरह समय और ऊर्जा निकाल करके यहाँ बैठ करके इस प्रश्न पे संवाद कर रहे हैं कि हम स्वयं की ओर देखें। ऐसा क्या है कि हमको स्वयं की तरफ देखने के लिए प्रेरित होना पड़ रहा है या उसका औचित्य सामने आ रहा है? तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है वह है दुख। वह दुख नहीं जो कि सुख के विपरीत में है। प्रियजन मिलता है, सुख होता है, प्रियजन बिछुड़ता है, दुख होता है। वैरी मिलता है, दुख होता है, वैरी जाता है तो सुख होता है। उस सुख दुख की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां दुख से हमारा आशय है, जब हम अपने जीवन में झांकते हैं तो यह बात स्पष्ट रूप से हम सबको नजर आती है कि हम कहीं न कहीं लालायित हैं। हमारी लालसा के विषय अलग अलग हो सकते हैं। हम किसी का साथ चाहते हैं, हम कभी समृद्धि चाहते हैं, हम कभी सम्मान चाहते हैं, हम कभी कोई बड़ा पद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको प्रेम मिले, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे संगी साथी हों। हमारे अंदर हमेशा जरा सा भी टटोला जाए संबंधों में तो चाह बनी हुई है। उस चाह को अगर पूरी चाह को अगर एक शब्द में हम लोग सजोना चाहें तो उसे हम तृष्णा शब्द कह सकते हैं। तृष्णा शब्द में ये सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जहां पर हम हैं, जैसे हैं, वह जीवन संकेत कर रहा है कि यह जीवन का होना नहीं है, क्योंकि ये एक जीवन के अनिवार्य नियमों में से लगता है कि जैसे ही कोई चीज विजातीय होती है वहां पे अव्यवस्था शुरू हो जाती है, वहां पे उथल पुथल शुरू हो जाती है, दुख शुरू हो जाता है, पीड़ा शुरू हो जाती है। तो जैसा हमारा जीवन है उससे यह साफ पता चलता है तृष्णा की वजह से। तृष्णा जो आकांक्षा है, उस जो सतत हमारे अंदर बनी हुई है, उससे यह स्पष्ट रूप से हाथ में हमारे बात आती है कि हम जैसे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, वह सम्यक जीवन नहीं है। उसमें कुछ तो गड़बड़ी है। कभी गड़बड़ी ज्यादा हो जाती है और कभी थोड़ी कम हो जाती है। जिसे हम सुख कहते हैं वो कम गड़बड़ी है और जिसे दुख कहते हैं वो ज्यादा गड़बड़ी है। लेकिन गड़बड़ी हमेशा विद्यमान है, हमेशा हमारे अंदर आकांक्षा विद्यमान है। हमेशा या तो हम अतीत में झूलते रहते हैं, या तो भविष्य में झूलते रहते हैं, या कभी कभी वर्तमान के कुछ क्षण आते रहते हैं। लेकिन अगर एक मुश्त पूरे जीवन की धारा को हम लोग टटोलें तो उसमें यह बात साफ साफ नजर आती है कि जीवन जैसा हम जी रहे हैं वह दुख है। फिर दूसरी बात आती है, दुख क्या है? उसमें थोड़ा सा जब हम प्रवेश करते हैं, बिना किसी आग्रह के, बिना उसमें किसी तरह की निंदा के कि दुख नहीं होना चाहिए, या दुख को सही ठहराने के लिए, उसको जायज ठहराने के भाव से, दुख को बस अगर हम परीक्षण कर रहे हैं तो यह बात सामने आती है जीवन में कि कुछ है जो विजातीय है, कुछ है जो धारा के अनुकूल नहीं है। तो यह बात एक सामने आती है कि विजातीय का अर्थ क्या है। तो
तो विजातीय से एक यह बात सामने आती है कि मेरी शिराओं में, मेरी नसों में रक्त बह रहा है, और उस रक्त की जगह यदि उसमें हम पानी बहा देते हैं तो यह शरीर के लिए विजातीय तत्व है, जो कि मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा देगा, मेरा शरीर दुख में पहुंच जाएगा। तो हमारे हाथ में यह बात आती है कि दुख है जीवन में, और दुख का अर्थ है कि विजातीय होना। किसी धारा को जो जीवन की एक सहज धारा होनी चाहिए, सरल धारा होनी चाहिए, उससे कहीं न कहीं जीवन टूट गया है, वहां से कहीं न कहीं जीवन बिखर गया है, जिसके कारण से जीवन दुख है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तीसरी बात हमारे सामने आती है कि अब जो जीवन है, यानी जो वस्तु स्थिति है, दुख की यह जो वस्तु स्थिति है, इसको समझा कैसे जाए? क्योंकि किसी भी विजातीय चीज को समझने के लिए, उसके निदान के लिए सबसे पहले उसे देखना पड़ता है। तो हमने एक दृष्टांत सामने लिया था, अगर दरवाजा बंद नहीं हो रहा है तो हमें सबसे पहले उस दरवाजे को दरवाजे को लेकर के जो समस्या सामने आई है, कुंडी नहीं लगने की या उसमें बहुत आवाज आने की, उसके लिए सबसे पहला हमारा कर्म क्या होता है? तो यह बात हाथ में आई थी कि हम सबसे पहले उसका परीक्षण करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं कि आखिर समस्या कहाँ है। हम दरवाजे को नीचे से ऊपर तक देखते हैं कि वो कहाँ पे भिड़ रहा है, और उसको समझते हैं। फिर उसके बाद उसका हम निदान करते हैं, वहां से थोड़ा लकड़ी छील करके निकाल देते हैं और दरवाजा फिर से बंद होने लगता है। फिर हम अपने जीवन पर आते हैं। जीवन में दुख है, दुख को हम थोड़ा समझते हैं तो उसमें पाते हैं कि कुछ विजातीय है, कहीं न कहीं कुछ चूक हो रही है, कोई अपनी जो जीवन की सहज धारा है उससे अन्यथा कोई धारा हम लोगों ने पकड़ ली है, कोई गलत मोड़ ले लिया है। तो फिर बात आती है कि मोड़ तो ले लिया है, लेकिन अब इसको अगर इसका निदान करना है, ये जो गलत धारा बह गई है इसको सही दिशा में लाना है, सही जगह पे लाना है, तो हमें पहले क्या करना होगा? तो बात हाथ में आती है कि सबसे पहले उसको समझना होगा। सही धारा क्या है हमको किसी को नहीं पता है। ऋषियों मुनियों ने कहा है, बुद्ध पुरुषों ने कहा है, पर हमारे अपने जीवन का वो सच नहीं है। उनके प्रति हमारे अंदर आभार है, हम लोग अनुग्रहित हैं कि उन्होंने एक संभावना हमारे सामने प्रस्तुत की कि हाँ, ऐसा भी जीवन है जो दुख की धारा से मुक्त है। लेकिन जब हम उसका परीक्षण करने चल रहे हैं तो हम बुद्ध पुरुषों की बात को एक तरफ सम्मान पूर्वक सरका करके रख दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने जीवन का हमको निरीक्षण करना होगा, उसको समझना होगा, और समझने के लिए उसको देखना होगा। उसी तरीके से जैसे हमें जब दरवाजा नहीं बंद हो रहा था तो हमने उसका सबसे पहले उसको समझा, समझने के लिए उसको देखा, और जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया। अब हम अपनी तरफ यहां से बात शुरू होती है स्वयं को देखने की स्पष्ट रूप से आवश्यकता, अपरिहार्यता की। अगर जीवन जैसा है ऐसा ही हम चलाए रखना चाहते हैं तो फिर हमारी चर्चा का कोई मतलब नहीं, फिर हमारे संवाद का कोई मतलब नहीं। लेकिन जीवन जैसा है, जैसा चल रहा है, उसमें हमें सवाल पैदा हो गया है, पैदा हुआ है, तभी हम इतने मित्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो फिर हम लोग फिर इसमें आगे साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं कि यहां से फिर हमें दुख को देखने की बात की जो
आवश्यकता है या जो उसका उसकी अपरिहार्यता है वह पैदा हो जाती है। अब थोड़ा और बात आती है, जब हम थोड़ा सा अपने जीवन के दुख का परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो एक बात और सामने आती है कि दुख का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दुख है, मैं नहीं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो दुख भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं तो नहीं हूं, दुख है। दुख का अस्तित्व ही तब पैदा होता है जब मैं होता हूं, मेरे ही ऊपर दुख आता है और जाता है। तो अगर हम सिर्फ दुख को देखें तो कभी भी हम सही निदान पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि दुख की जो संरचना है उसमें मैं जो हूं वो मैं पिरोया हुआ हूं। मैं उस दुख की संरचना से अलग नहीं। अगर मुझे किसी चीज का सम्यक रूप से उसका अवलोकन करना है, उसको समझना है, तो उसकी संपूर्णता में समझना होगा, उसके आधे अधूरे ढंग से नहीं समझना होगा। अगर मैं दरवाजा अगर नहीं बंद हो रहा है, उसका निदान करना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं कि जहां पे केवल वो समस्या पैदा हो रही है वहां पे समझूं और वहां पे ठोक पीट करूं। पूरी संरचना को समझना होगा, पूरे दरवाजे को देखना होगा कि कहीं एक जगह हमने काट छांट कर दी और दूसरी जगह एक तरफ कम ज्यादा कर दिया और दूसरी तरफ ज्यादा बिगाड़ लिया। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं, हमको पूरी संरचना को समझना होगा। तो अगर हम दुख को समझना चाहते हैं, कदम दर कदम साथ चलते हुए हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, अगर हम दुख को समझना चाहते हैं तो दुख की पूरी संरचना जिसमें मैं भी पिरोया हुआ हूं उसको भी समझना होगा। तो यहां से दुख के साथ साथ मैं का भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारी कार्यशाला का जो मुख्य बिंदु है स्वयं को देखने की कला, तो उसका यह प्रथम चरण है कि कहां से स्वयं को देखना अपरिहार्य हो जाता है। अगर जीना है तो फिर अगर दुख में ही बने रह करके जीना है, जैसे घसर पसर जिंदगी चल रही है ऐसे ही ढोते लेके चले जाना है, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर हमारे सामने सवाल पैदा हो गया है कि नहीं, मुझे इस जीवन में जो दुख है, जो जैसा मैं जी रहा हूं, उसको थोड़ा उस पर सवाल पैदा हो गया है कि क्या यही जीवन है या इसके अतिरिक्त कोई और भी अन्यथा जीवन हो सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम उसको समझने में आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली बात आती है कि हमारी पूरी जो सिखावन है वह तो मैं के अतिरिक्त देखने की है। मैं को छोड़ करके देखने की है। जीवन में मैंने जो भी सीखा है, जो भी देखा है, जो भी समझा है, उसमें मैं को देखे बिना, मैं को जाने बिना मैंने वह सब जाना है, वह सब सीखा है। लेकिन यहां जब बात आती है कि उस चीज को देखने में जिसमें देखने वाला शामिल है, बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। या यूं कहें कि मुश्किल नहीं, वह सिर्फ चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हमारी संरचना जो है, हमारी सिखावन जो है, वह मैं को देखने की नहीं है। जो मैं का बोध है, जिसे दुख का बोध है, उसको देखने की हमारी सिखावन नहीं है। हमारी सिखावन बाहर की चीजों की। मुझे विज्ञान के क्षेत्र में काम करना है तो उसमें मैं की कोई जरूरत नहीं है। मुझे साइकिल चलानी है तो मुझे मैं की कोई जरूरत नहीं कि मैं उसके प्रति जागूं। मुझे खाना पकाना है तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं कि मैं के प्रति जागूं। कंप्यूटर चलाना है तो उसमें मैं की कोई जरूरत नहीं। वो मेरे अंदर जो ज्ञान रखा हुआ है उससे मैं बहुत आसानी से और कुशलता से काम कर लूंगा। लेकिन जब जीवन की बात आती है, जीवन जो दुख है उसके परीक्षण की, उसके पता लगाने की बात आती है, तो उसमें मैं को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं और दुख ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से गुथी हुई हैं।
अब सवाल पैदा होता है कि मैं को देखना क्या है, मैं को कैसे देखा जाए। हमने बहुत सारे ध्यान प्रयोग अपने जीवन में किए हैं, सुने हैं, या साइकोलॉजिकल उपाय किए हैं, या ध्यान विधियां जो हमारे सामने आई हैं उनको आजमाया है। उनके माध्यम से थोड़ा बहुत हमें राहत मिली है, थोड़ा बहुत हमारे जीवन में कुछ समाधान आता जैसा प्रतीत हुआ है, लेकिन कोई मूल समाधान नहीं आया है हमारे जीवन में। कुछ ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ ऐसा जीवन ने रास्ता खोज लिया है जिसमें मैं की पूरी संरचना को समझ लिया जाता है और वह संरचना एक तरफ रह जाती है और जीवन जो है आगे बढ़ जाता है। क्या हमने कोई काम अपने जीवन में ऐसा किया है जिसमें करने वाला नहीं होता है? कोई भी काम, यह कितने दुर्भाग्य की बात है, यह कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूरे जीवन में कोई भी ऐसा क्षण, ऐसी अंतर्दृष्टि पल भर को भी नहीं आती है जिसमें दुख ना हो। जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा है कि दुख और वह मैं का बोध, यह दोनों चीजें अलग नहीं हैं। यानी अगर हम लोग पलट करके अपने जीवन को झांकें तो कैसी विडंबना है कि हमारे पूरे जीवन में एक पल का भी जीवन ऐसा नहीं है जो कि दुख की धारा से मुक्त है, यानी जो मैं के बोध से मुक्त है। आगे बढ़ते हैं। यह जो मैं का बोध है, इसको यदि मैं खुद ही समझने चलता हूं तो यह वही मैं है जो मैं को समझने चलता है। फिर क्या हमारे हाथ में आती है बात कि कैसे इस मैं की संरचना को समझा जाए। क्या वह जागरण है जिसमें समझने वाला समझी जाने वाली चीज से अलग नहीं है? क्या वह होश है, अप्रमाद है, अवेयरनेस है, जिसमें बिना किसी नए मैं को खड़ा किए खुद मैं अपनी पूरी प्रक्रिया को समझ सकता हूं?
क्या हम लोग इस चीज को साथ साथ करते हुए चल रहे हैं? मुझे खुद को समझना है अगर, तो सबसे पहला उपाय क्या होगा? क्या वह मेरा अपने शरीर के प्रति जागरण है? मेरे शरीर की जितने भी सेंसेस हैं, उन सब पर जो घट रहा है, क्या उनके प्रति जागरण, उन चीजों को बिना मैं को अलग किए जानना है? यहां मैं बैठा हूं, हम इतने मित्र बैठे हैं, हम सबके कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं। कौशल्या जी रसोई में कुछ कर रही हैं, उसकी कुछ आवाजें आ रही हैं। वर्षा हो रही है, उसकी आवाज आ रही है। मैं जो बोल रहा हूं, इसकी भी मुझे आवाज आ रही है, आप लोगों को आवाज आ रही है। इनकी इस जो भी कानों पे हमारे ईयर ड्रम पे घट रहा है, क्या उसके प्रति यदि जागरण होता है तो उसमें कहीं से मैं प्रवेश करता है? क्या कोई जागने वाले के साथ ही कानों पे जो घट रहा है उसको समझा जा सकता है? या जो भी कानों पे घट रहा है, जो भी आवाज सुनाई दे रही है, उसको सुनने के लिए किसी भी सुनने वाले की जरूरत नहीं है? क्या यह ऐसा है? क्या हम लोग साथ में यह चीज कर रहे हैं कि जो भी चीजें हमारे कानों में सुनाई दे रही है, उस चीज को हम लोग जब सुन रहे हैं तो उसमें क्या सुनने वाले की कोई जरूरत है? या सुनने वाले का रोल तब पैदा होता है जब उस जो कानों पे सुनाई दे रहा है और वह जो ध्वनि है वह थोड़ा सा और अंदर प्रवेश करती है और हमारे मस्तिष्क में जा करके, और उससे जब शब्द बनते हैं और उन शब्दों के साथ जब अर्थ प्रकट होता है और उस अर्थ के साथ जब प्रतिक्रिया प्रकट होती है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, या यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वर्षा की तो जो ध्वनि आ रही है वह होनी चाहिए, लेकिन रसोई में जो ध्वनि है वह नहीं होनी चाहिए। ये सब जब जजमेंट होने लगते हैं, तब मैं का जन्म होता है, या जब सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही है तब मैं का जन्म होता है? अगर सिर्फ सुना जा रहा है तो उसमें तो मैं की कोई जरूरत नहीं। मैं के बिना हस्तक्षेप के ही, सुनने वाले के बिना हस्तक्षेप के ही भी जो चीजें कानों पे घट रही हैं उनको सुना जा सकता है, वो सुनी जा सकती है। उसके लिए सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ जागरण की आवश्यकता है। क्या ये ऐसा है या इसमें कोई संशय है? अपने आप सुना जा रहा है, उसमें सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। जी, आंखों से जो दिखाई दे रहा है उसमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जब उस देखी जाने वाली चीज के साथ हम कुछ निंदा स्तुति, जब कुछ आरोपण करना शुरू करते हैं, तब मैं का जन्म होता है? या सिर्फ देखने में मैं का कोई भी रोल नहीं है? देखने में तो है, देखने वाली चीज भी, जब रिलेशनशिप हम स्थापित करते हैं कोई जैसे भी रिलेशनशिप पर जाते हैं। आपने रिलेशन की बात की, मिरर की बात की, तो 8 लोग या 9 लोग बैठे हैं, एक दूसरे मिरर माने, मैं दरवाजे को देख रहा हूँ, कोई भी चीज देख रहा हूँ, स्विच देख रहा हूँ, तो जैसे ही इसको देखता हूँ इसके साथ रिलेशनशिप में जाता हूँ तो फौरन मैं आ जाता है
वो स्मृति आ जाती है या फिर कहीं स्मृति से याद है कि इसका वर्णन करने लगता है, दिमाग में छवि बनने लगती है, इसके उपयोग, इस दुरुपयोग, इसकी क्या उपयोगिता है, सारी चीजें दिखाई देने लगती है। उस समय मैं तो एग्जिस्टेंस में आ जाता है उस समय, जब तक सिर्फ देखना होगा और कोई उस पर देखने की कहीं से आगे नहीं बढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तब तक मैं नहीं आता उसमें, देखने वाला नहीं होता या सुनने वाला नहीं होता। जैसे ही उसको जो ट्रांसलेशन उसका होता है, उस पर जो है उस पर रेस्पॉन्स शुरू हो जाता है, रिलेशनशिप स्टेबल होता है, तो मैं का डेवलपमेंट हो जाता है, एग्जिस्टेंस में मैं आ जाता, मुझे ऐसा लगता। यानी सीधे देखने में मैं की कोई भूमिका नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और जो टच मुझे महसूस हो रहा है, शरीर को जो भी टच महसूस हो रहा है, उस टच को जब मैं कहता हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, थोड़ा और आरामदेह होता या थोड़ा कम आरामदेह होता, तो मैं की भूमिका शुरू होती है, या सिर्फ इसको महसूस करने में मैं की कोई भूमिका नहीं? महसूस करने में मैं की कोई भूमिका नहीं। मैं महसूस करने के लिए मैं के प्रति, शरीर की पूरी संरचना के प्रति जागरण के लिए मैं की कोई भूमिका नहीं है। चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो श्रव्य हो, उसमें सिर्फ उन चीजों में जब वो चीजें घट रही हैं तो उनकी कोई भूमिका नहीं है। उसके प्रति सिर्फ जागरण हो जाना, उन चीजों को हाँ, उन चीजों को देखना है या उन चीजों को समझना है, ये जागरण है। हाँ, उनके प्रति अगर जैसे मेरी आंखों के सामने जो भी कुछ दृश्य हैं, इनके लिए मैं बेहोश भी रह सकता हूँ, कुछ कहीं और सोचता रहूं, ये आंखें सामने चीजें आंखों पे पड़ती रहेंगी पर कुछ भी इनका पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ जागरण में हो जाता हूँ, होश में हो जाता हूँ, तो ये जो भी चीजें सामने हैं ये मुझे समझ में आने लगेंगी, इनका रंग समझ में आने लगेगा, इनका आकार समझने में आने लगेगा और जस का तस मैं इसको देखने लगूंगा। तो ये शरीर, अब मैं खुद को समझ रहा हूँ। अब तक मैंने बाहर की चीजें समझी हैं जो कि बिना जागरण के भी हो सकती थी, लेकिन अब मैं खुद को समझने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। खुद के समझने में सबसे पहली चीज आती है शरीर के प्रति जागरण। सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, जागरण की, कि मुझे खुद को समझना है। यानी मैं अपने को शरीर समझता हूँ, अपना होना शरीर समझा है मैंने, तो अब मैं खुद को समझने चलता हूँ तो जो सबसे पहली चीज आती है मेरे हाथ में मैं के रूप में, वह यह शरीर आता है। तो इस शरीर को मुझे समझना सबसे पहले है, तो उसमें सिर्फ जागरण और कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ होश में आ जाना अपने शरीर की पूरी संरचना के प्रति। यह मेरा शरीर है और मतलब यह ऐसा शरीर की तल पे हो रहा है। थोड़ा और भीतर चलते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। विचार के एक विचार खत्म होता है, दूसरा तीसरा चलता रहता है। अब अगर मुझे उन विचारों को समझना है जो कि मेरे अंदर हैं, यहाँ पे हम विचार जो भी चल रहे हैं वो उसको हम अपने से अलग नहीं कर रहे हैं। या चलिए स्थगित रखिए सर, मेरे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी चीजें आ जा रही हैं, उनको अगर मुझे समझना है तो उसको मैं कैसे समझूंगा? विचारों का जो दुख है, अच्छे विचार बुरे विचार की बात नहीं, सिर्फ विचारों का जो मेरे अंदर रेला चल रहा है उसको समझना होगा। तो मैं कैसे समझूंगा? यह कह करके कि उनको होना चाहिए या उनको नहीं होना चाहिए, या इस निष्कर्ष पे पहले पहुंच के कि मैं विचारों को नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कह देता हूं कि विचारों को नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं विचारों को समझ पाऊंगा? या मैं कह दूं कि विचारों को होना चाहिए। विचार तो बड़ी संगत चीज है, अन्यथा आदमी पत्थर हो जाएगा, पशु हो जाएगा, उनको विचार नहीं आते। तब मैं क्या विचार को समझ पाऊंगा? दोनों ही स्थितियों में विचार को मैं समझ नहीं पाऊंगा, जो भी मेरे अंदर चलता रहता है। क्या करना होगा विचारों को समझने के लिए? सिर्फ जागरण। वह जो प्रथम तल का जागरण था शरीर के प्रति, वही जागरण अब थोड़ा विचार के तल पे लेकर के हमारे, कि जो भी हमारे अंदर चल रही है चीजें, उसके प्रति एक जागरण,
बस जागना है उसको कि क्या अंदर चल रहा है, जो भी आ रहे हैं विचार जा रहे हैं उसके प्रति सिर्फ जागरण हो जाए कि हाँ अब चल रहे हैं। प्रायः ऐसा होता है कि विचार चलते रहते हैं, हमको कभी पता नहीं चलता है, हम चल रहे हैं, हम भी खा रहे हैं पी रहे हैं, वो मशीन की तरह चलते रहते हैं। लेकिन अब चूंकि हमको मुझे खुद को समझना है तो उसमें बात आती है कि विचारों को समझना है, जो मेरी वस्तु स्थिति मेरे अंदर मेरी संरचना के रूप में चल रही है। जैसे मेरी संरचना, मेरे इस तरह हाथ पैर हैं, मेरे इस तरह से नयन नक्श हैं, वो मैंने नहीं गढ़े हैं, वो मुझे मिला हुआ है। तो मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो चल रहे हैं, वो संरचना चलने की मैंने नहीं गढ़ी है। तो जैसे मैंने शरीर को देखा वैसे ही मैं विचार को देख रहा हूं। लेकिन थोड़ी सी बात जो है वहां पे महीन हो जाती है। विचार के साथ क्या है कि विचार हमेशा अपने को मैं से अलग करके चल रहे हैं। यह मेरा विचार है, हमारे अंदर यह भाव रहता है। शरीर के प्रति जागरण बहुत आसान है, बहुत हम बैठे हैं, आवाज जो आ रही है सुनने लगे, अभी हम बेहोश बैठे थे बस सुनने लगे, तो वहां आसान है। विचार के तल पे थोड़ा सा चीजें सटल हो जाती है, फिसलन भरी हो जाती है। विचार के तल पे विचार हमेशा मैं से अलग खुद को कर रहे हैं। तो हमारा हम खुद को समझना चाहते हैं और खुद को समझने के लिए एकमात्र चीज हमारे हाथ में है जागरण। तो उस जागरण का प्रयोग करते हुए, जागते हुए विचारों के प्रति हम जागे हुए हैं। साथ ही साथ यह बात आती है कि वह कौन है जिसे विचार आ रहे हैं, वह बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह कौन है जिसे विचार आ रहे हैं, मतलब मैं और विचार, मेरे अंदर जो विचार से अलग होने का भाव है, तभी तो मैं कहता हूं कि अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, इसे होना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए। ये तो इसी से ऐसे ही तो हमारी समझ बनी हुई है ना। तो उसी समझ को आधार बना करके सबसे पहले हम विचारों के प्रति सजग होते हैं। इसके बाद वह सत्ता, वह केंद्र, वह मैं का भाव, वह क्या है जिसे यह विचार आ रहे हैं, जो विचारों को कहता रहता है कि अच्छा है, ये बुरा है, वगैरह वगैरह। उसके प्रति जागते हैं और दोनों के बीच का जो अंतराल है, विचार और मैं, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसके प्रति जागते हैं। हम समझ रहे हैं खुद को, हम कुछ इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। परत दर परत हम अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कदम दर कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। जो चीजें जैसी है वैसी ही उसको वहां देख रहे हैं। ये मैं कोई अपनी चीज आपको ऊपर नहीं थोप रहा हूँ, ये सभी हम लोगों का अनुभव है कि हम अपने को विचार से अलग समझते हैं। तो हम अपने अंदर अभी करते करते जो भी विचार आ रहे हैं उसको देख रहे हैं और साथ ही साथ यह भी देख रहे हैं कि कौन है जिसे विचार आ रहा है और दोनों के बीच अंतराल क्या है। इसके बाद दूसरी चीज सामने आती है, हमारे अंदर भाव बहुत है, इमोशंस हैं, जो जिसमें बहुत सारे इमोशंस विचारों के साथ जुड़े रहते हैं। विचार आते हैं तो इमोशन सक्रिय हो जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि विचारों से नहीं जुड़े होते हैं। अनायास अचानक आप पाएंगे कि आप उदास होने लगे, अनायास आप पाएंगे आप दुखी होने लगे। तो उन इमोशंस पे क्या हम खुद को समझ रहे हैं? हमारे ही इमोशन है ना, जैसे ये हमारा शरीर था वैसे ही हमारे विचार थे और वैसे ही हमारे इमोशंस थे। अब हम इमोशंस की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, यानी इस पूरी संरचना में जो जो चीजें अंदर चलते चलते नजर आ रही हैं उसको हम समझ रहे हैं। अब इमोशंस को जब हम समझ रहे हैं तो इमोशन जैसे हैं वैसे का वैसे देख रहे हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि हमको घृणा नहीं होनी चाहिए, वह नीति का काम है, वह राजनेता या वो तथाकथित जो समाज का शिक्षक है ना, वह दे रहा है ये शिक्षा कि घृणा मत करो, वैर मत करो, क्रोध मत करो। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम जैसे हैं जो हैं, जैसे हमने अपना शरीर देखा उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मेरी टांग थोड़ा सा लंबी होनी चाहिए, जैसी है वो वैसी है, मेरा रंग ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, जैसा है वो वैसा है। अब बस खुद को जैसा का तैसा देख रहे हैं, जैसे आईने में देखा जाता है।
वैसे ही हम अपने भावों को देख रहे हैं, तो उन भावों में जो भी भाव आ रहे हैं उसमें वो घृणा का भाव है, खींच का भाव है, प्रेम का भाव है, जो भी कुछ आ रहा है उसको वैसा का वैसा देख रहे हैं। यानी देखने का मतलब सिर्फ इतना है कि जाग रहे हैं, उसके प्रति होश में भर रहे हैं। अभी मुझे घृणा का भाव आता है, मैं उसके प्रति होश में नहीं रहता हूँ, बह जाता हूँ। जैसे घृणा है, प्रेम है, ये सारे भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं, उनको फिर हम विचार के क्षेत्र में ला करके सही गलत कहते हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब वो सिर्फ भाव है, जैसे किसी व्यक्ति को देखते ही अंदर घृणा का भाव पैदा हो जाता है, अंदर सब हमारे मतलब एक केमिकल सा छूट जाता है, जैसे क्रोध हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है। तो वह जो क्रोध का भाव है उसको हम झट से विचार में सही ठहराने लगते हैं, गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन वह जो सिर्फ क्रोध का भाव है, क्या उस क्रोध के भाव के साथ हम जाग सकते हैं उसको समझने के लिए? यानी भाव की जो हमारे अंदर जो संरचना चलती है, उस संरचना के प्रति बस होश में आ सकते हैं, जागृत हो सकते हैं। और साथ ही साथ किसको भाव हो रहा है, वो क्रोध या वो प्रेम किसे आ रहा है, उस केंद्र के प्रति। वही चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह केंद्र जिसे वो घट रहा है, वो क्रोध, वो घृणा या वह प्रेम, उसके प्रति जागना। और दोनों के मध्य अंतराल, जो दोनों के बीच में अंतराल है कि मुझे क्रोध हो रहा है, मुझे प्रेम हुआ है, मुझे यह चीज बहुत सुंदर लग रही है, मुझे होता है ना कि वाह, ये तो मैं इसको देख करके कितना, मतलब शब्दों में नहीं पर एक भाव में आ जाता है, सो ब्यूटीफुल। शब्द नहीं आते हैं पर कितना, तो वो जिसको हो रहा है उसके प्रति जागरण। हम लोग अपनी पूरी संरचना को समझ रहे हैं, परत दर परत, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यह कहने में इतनी चीजें लगी हैं, लेकिन अगर हम जागरण में जाएं तो हम एक साथ अपने भाव से लेकर के शरीर तक एक मुस्त जाग सकते हैं। क्या हम अभी जाग सकते हैं? कोशिश कर जब हम कहते हैं कोशिश करते हैं, तो उसका अर्थ हुआ कि हमने सुना नहीं, सुनने में कहीं चूक हो गई। क्योंकि कोशिश विचार की प्रक्रिया है। अभी बैठे बैठे से पता चल रहा है कि भाव क्या आ रहा है। हाँ, उसके प्रति जागरण हो सकता है या नहीं हो सकता। अब जो अंतिम बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण, जो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, सीधे काम करने की या सीधे काम करने का कोई उपाय ही नहीं। अगर हम लोग शुरू में यह बात कहते तो शायद ये बात समझ में नहीं आती, यह बात आप लोग बिल्कुल भी इनकार कर देते। वह बात यह है कि क्या जागरण सीधे हो सकता है अपने प्रति? क्या मैं शरीर के प्रति सीधे जाग सकता हूं? अगर मैं शरीर के प्रति सीधे जाग रहा हूं तो इसका मतलब है कि जागने वाला मौजूद है, क्योंकि अभी तक तो मैं नहीं जागा था, अब जो है जागने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं जागूंगा। क्यों? और मैंने चूंकि जागरण के फायदे नुकसान देखे हैं, तो इसलिए वो उसके कारण से मैं जाग रहा हूं, अपने को अवेयर कर रहा हूं, अपने विचारों के प्रति जाग रहा हूं। तो अपने विचारों के प्रति जाग रहा हूं, तो उसमें वही जो जागने वाला है, जो विचार करने वाला है, वो हाथ से छूट जाता है, वो हाथ से फिसल जाता है, उसके प्रति ख्याल ही नहीं आता कि वो मैं जो हूं वो हाथ से एकदम सरक जाता है। या भाव के संदर्भ में भी यही हो रहा है कि जिसको वो सारे भाव आ रहे हैं, आप सौंदर्य जैसे ही देखते हैं आप उसमें अभिभूत हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको आप खिलौना दे दो, वो उसमें बिल्कुल रो रहा है अभी तक, अभी एकदम खो जाएगा, इसमें अभिभूत हो जाएगा। सिनेमा आप देखने चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप उसमें खो जाते हैं।
यानी वह जो मैं का बोध है, मैं का जो सेंस है, वो थोड़ी देर के लिए उन सारी चीजों से सस्पेंडेड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। लेकिन वहां पे बखूबी बना रहता है। सिनेमा घर से जब आप बाहर निकलोगे तो आप पाओगे कि वैसे के वैसे ही दुखी होगा, उतने ही, बल्कि हो सकता है उतनी देर में वो और भी घना हो गया हो दुख। तो हम, यह चीज सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम सब लोगों को आज पहले दिन ही समझ लेना चाहिए। यह बात रेयरली कही गई है, बहुत ही मतलब परिपक्व लोगों से तथाकथित रूप से कही गई है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं, मेरी समझ में आता है कि व्यक्ति के पकने के कोई भी मानदंड नहीं है। या तो कोई व्यक्ति सुनता है, समझता है, या तो नहीं समझता है। इस पर बहुत सारी बात संवाद हुए हैं और उस पर जब जरूरत होगी हम लोग जाएंगे। हम सवाल उठा रहे हैं, क्या मैं सीधे जाग सकता हूं या मैं यह देखूं कि मैं बेहोश हूं? मेरा यह देखना महत्वपूर्ण है कि मैं बेहोश हूं, यह जरूरी है कि मेरा जागना जरूरी है।